Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने की भारत की प्रस्तावना। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो आपके लिए फर्स्ट के राजनीति विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सेकंड के लिए उपयोगी है और ये 2022 के लिए भी उपयोगी है, इसलिए आप इसको पूरा जरूर देखें। प्रस्तावना भारत की संविधान की सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है आपके प्रस्तावना, क्योंकि इससे संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान निर्माण के दौरान 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना, पेश किया गया। ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित होता है। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाके हमें प्रस्तावना का रूप लेता है। फिर प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ वाद है। सन 1950 के एन के गोपालन मद्रास राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यानी प्रस्तावना एक संविधान का भाग नहीं है, क्योंकि ये वाद एक आपके भूमि सुधार कानून के विरुद्ध आया था। फिर इसके बाद सन 1960 के बेरुवाड़ी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन ये संविधान के निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। यानी आपने अगर प्रस्तावना को पढ़ लिया तो समझ लेंगे आप पूरा संविधान आपने देख लिया उसमें क्या विचार रखे गए हैं। ये बेरुवाड़ी आपके अभी वर्तमान है बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल का उस टाइम भाग था। फिर उसके बाद सन 1967 के गोलकनाथ बना पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। वो संसद इसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकती, यानी ये भाग नहीं है और नई संसद इसमें कुछ संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की व्याख्या करते समय प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। इसलिए प्रस्तावना संविधान की क्या है, आत्मा है। ये पहली बार आत्मा का यहाँ से ही वाक्य निकला। फिर इसके बाद सन 1973 मोस्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट वाद है वो है केशवानंद भारती। 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व में दिए गए आदेश यानी निर्णय को परिवर्तन करते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और वह संसद इसमें संविधान संशोधन भी कर सकती है, लेकिन आधारभूत ढांचे को ध्यान में रखें। यानी आधारभूत ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर, ये संविधान बनाने वालों ने जैसे मान लीजिए संविधान पूरा बना हुआ है तो ये पूरा का पूरा आधारभूत ढांचा है, तो आप इसको ध्यान रखते हुए संशोधन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरे को पूरे चेंज कर दें, जो वर्तमान संविधान है उसको पूरा का पूरा आप चेंज कर दें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके आधारभूत ढांचे को ध्यान रखा जाए। जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि आधारभूत ढांचे को हमें कैसे पता चलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब भी न्यायालय में ऐसे कोई भी केस आएगा तो हम उस टाइम आपको बताते रहेंगे कि ये आधार ढांचे का आप उल्लंघन कर रहे हैं या आप ये कानून सही बना रहे हैं। जब आप कानून बनाएंगे तब हम आपको सचेत करते रहेंगे कि ये आधारभूत ढांचे को आप नुकसान पहुँचा रहे हो। इसी मामले में संविधान का आधारभूत ढांचा तय किया गया है। ये मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है। इस मामले में सुनने के लिए आज तक की सबसे बड़ी 13 न्यायाधीशों के नेतृत्व में SM सीकरी की अध्यक्षता में बनी निर्णय 7-6 से अनुपात से आया, यानी 7 पक्ष में आया और 6 विपक्ष में आया। फिर 1994 के SR मुंबई बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तन किया जा सकता है, अर्थात प्रस्तावना संविधान का ही भाग है, इसमें संशोधन करके परिवर्तन करके किया जा सकता है। फिर प्रस्तावना में पहला और एकमात्र संविधान संशोधन 42 से 1973 में किया गया था। इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। समाजवाद करते हैं कि भारत एक समाजवाद देश होगा। पंथ निरपेक्षता यानी भारत के सभी राज्यों के धर्म एक समान होंगे, जो भी धर्म है वो एक समान होंगे। अखंडता यानी भारत को आप तोड़ नहीं सकते, एक भारत है। इसके बाद आपके प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार किया गया है। अब कई बार आजकल प्रश्नों का ट्रेंड यहाँ से शुरू हो गया, प्रस्तावना के अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखें कि प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। एक तो आपके हम भारत के लोग और भारत को, आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तब उसकी पहली लाइन ये हम भारत के लोग और भारत को, तो ये 2 शब्द भारत का प्रयोग किया गया है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये क्रम है इनका, सामाजिक, आर्थिक और राजनीति। संविधान में न्याय का उल्लेख प्रस्तावना व नीति निर्देश तत्वों 2 में ही किया गया है। एक तो न्याय का प्रस्तावना में किया गया और एक आपके नीति निर्देश तत्वों में। इसके बाद प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो 5 प्रकार की आपको स्वतंत्रता मिलेगी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मिलेगी। अब संविधान में स्वतंत्रता का प्रावधान आपके एक तो प्रस्तावना में और एक आपके मौलिक अधिकारों में भी किया गया है। आप अनुच्छेद 19 को देख सकते हैं। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता को उल्लेख है, एक तो प्रतिष्ठा और एक है अवसर की समानता। इसका भी उल्लेख आपके मौलिक अधिकारों में और आपके नीति निर्देश तत्व और प्रस्तावना 3 में किया गया है। फिर प्रस्तावना में लोग व नागरिकों दोनों का ही शब्द प्रयोग किया गया है, यानी एक तो लोग और नागरिक दोनों का शब्द का प्रयोग किया गया है। अब ये प्रस्तावना के मूल तत्व, प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं। पहला आपके संविधान में शक्ति स्रोत को माना गया है, यानी हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण संपन्न, तो ये संविधान में जो शक्ति का स्रोत है वो कौन है, जनता है। आपने एक संविधान
बना तब नीचे लेकिन हम जनता के समर्पित करते हैं, तो इन्हें जनता ही सर्वोपरि है। भारत की प्रगति, भारत एक संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्र गणराज्य और समाजवादी पंथनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। ये आप क्रम ध्यान जरूर रखें, क्योंकि आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत एक कैसा राज्य है। तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य और समाजवादी पंथनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। संविधान के उद्देश्य, इसमें भारत में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता लागू करना संविधान का उद्देश्य है। संविधान को अंगीकृत करने की तिथि आपके 26 नवंबर 1949 को। ये संविधान के 4 मूल तत्व हैं। फिर हमने प्रस्तावना कहाँ से ली, हम किन से प्रभावित हुए, तो हम 4 देशों से प्रस्तावना से प्रभावित हुए। अमेरिका से हमने एक शब्द लिया था आपके हम भारत के लोग, प्रस्तावना की भाषा। ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा शैली को लिया कि जो प्रस्तावना की भाषा शैली है कि किस प्रकार प्रस्तावना को लिखा गया, उसकी शैली हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। फ्रांस से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के विचार लिए। और रूस से हमने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिए थे। रूस उस टाइम था आपका सोवियत संघ। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है आपके ठाकुरदास भार्गव ने, डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव ने। प्रस्तावना को संविधान का अमूल्य भाग है, वो भी आपके कहा था ठाकुरदास भार्गव ने। प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा आपके अलादीन कृष्णस्वामी अय्यर ने। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बताया आपके नानी पालकीवाला ने। और प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट का है वो आपके अर्नेस्ट बारकर ने। और प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंजी का है के एम मुंशी ने, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। फिर प्रस्तावना में ईश्वर शब्द जोड़ने की सिफारिश की थी आपकी HV कामत ने। उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना में ईश्वर शब्द को जोड़ा जाए। और प्रस्तावना में महात्मा गांधी शब्द जोड़ने की सिफारिश की थी आपकी शिवबदन लाल सक्सेना ने कि प्रस्तावना में महात्मा गांधी को शब्द को जोड़ा जाए। प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म प्रेरित किया गया है। तो ये थी आपकी प्रस्तावना से संबंधित जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी। अब हम पहला ही आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं, संघ और राज्य क्षेत्र भाग फर्स्ट। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत दैट इज इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट, इन भारत जो राज्यों का संघ होगा। इसकी लाइन का अर्थ है कि भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात भारत बना है वो राज्यों से मिलकर बना है। संविधान में भारत के लिए भारत व इंडिया जैसे शब्दों का उल्लेख किया गया है, न कि हिंदुस्तान और भारतवर्ष जैसे शब्दों का उल्लेख किया गया है। फिर है सेकंड, भारत के संविधान में संघीय शब्द का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। संघीय क्या करते हैं कि राज्य कभी भी संविधान से अलग, भारत से अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत ने किसका प्रयोग किया, संघ का प्रयोग किया। संघ का मतलब है कि राज्य सभी एक है और वो भारत से अलग कभी भी नहीं हो सकते। भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात भारत का गठन राज्य से मिलकर हुआ है। भारत का कोई भी राज्य अपने को भारत से अलग स्वतंत्र घोषित नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत एक अनश्वर संघ है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। अर्थात भारत कोई समझौता या परिणाम नहीं है, यानी भारत एक अनश्वर संघ है। भारत का हम कभी भी विघटन नहीं कर सकते हैं। राज्यों का विघटन हो सकता है, राज्य 1 से 2 हो सकते हैं, लेकिन भारत कभी भी खंडित नहीं हो सकता है और न ही कोई दूसरा राज्य भारत से अलग हो सकता है। फिर अनुच्छेद 1 में राज्य क्षेत्र को परिभाषित करते हुए इसमें राज्य संघ शासित प्रदेशों और अर्जित किए हुए प्रदेशों को भी शामिल किया गया है। अनुच्छेद 2, संसद कानून बनाकर किसी विदेशी राष्ट्र की सीमा को अर्थात बाहरी प्रदेश को भारत की सीमा में शामिल कर सकता है। संसद चाहे तो किसी भी कानून बना के अगर कोई बाहरी क्षेत्र है उसको भारत में मिला सकता है, जैसे हमने सिक्किम राज्य को मिलाया था 1972 में। फिर 35वें संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 2A जोड़कर सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया। पहले हमने सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया 1975 की बात है, और फिर हमने 36वें संशोधन 1975 के द्वारा 2A को समाप्त करके सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और अनुच्छेद 371 में सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तो हमने एक सिक्किम राज्य को भी भारत में मिलाया गया। अब अनुच्छेद 3 एक संसद कानून बनाकर नए राज्यों का गठन कर सकती है, राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है और राज्य का नाम है उसकी भाषा के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। ये जब भी संशोधन करेगी वो सामान्य संशोधन द्वारा कानून बना के कर सकती है। फिर नोट अनुच्छेद 3 में ये प्रावधान है कि संसद ऐसा बिल लाने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति संबंधित राज्य से परामर्श करेगा। जैसे मान लीजिए अगर किसी नए राज्य का गठन करना है या सीमा परिवर्तन करनी है या नाम चेंज करना है तो राष्ट्रपति पहले राज्य से परमिशन ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है कि राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 व 3 में परिवर्तन साधारण बहुमत से किया जा सकता है, अर्थात ये परिवर्तन अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के दौरान नहीं होंगे। जो भी परिवर्तन करेंगे वो अनुच्छेद 2 और 3 में वो साधारण बहुमत से होगा। भारत के संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को लेकर आपके अनुच्छेद 368 में वर्णित है। क्या है अनुच्छेद में, तो 3 प्रकार के हैं आपके साधारण बहुमत से, ये अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। फिर 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत से और 2/3 प्लस आधे राज्य से समर्थन, ये
3 प्रकार के हम संशोधन कर सकते हैं, लेकिन 368 के तहत हम 2 प्रकार के संशोधन कर सकते हैं। अनुच्छेद 368 में संशोधन केवल 2 विधियों द्वारा ही उल्लेख है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि अनुच्छेद 368 के तहत कितने संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। तो आपके 2 है, एक तो सेकंड 2/3 बहुमत से विशेष बहुमत और 2/3 बहुमत यानी आधे राज्यों का समर्थन। साधारण बहुमत अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। फिर संविधान संशोधन विधेयक पहले किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इस विधेयक पर दोनों सदनों में पारित होना जरूरी है। इस विधेयक पर संयुक्त बैठकों का आयोजन नहीं किया जा सकता। इस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। देखिए, एक तो संयुक्त बैठक का उल्लेख 108 अनुच्छेद में किया गया है, तो ये संयुक्त बैठक इसके लिए प्रावधान नहीं करती है संविधान संशोधन में। ये सामान्य अगर कोई बिल है तो उसमें ये संयुक्त बैठक कर सकते हैं। और सेकंड बात कि राष्ट्रपति से पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता संविधान संशोधन बिल को। फिर 24वें संशोधन 1971 के द्वारा कहा गया है कि संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करना राष्ट्रपति की बाध्यता होगी, यानी एक संशोधन करके राष्ट्रपति को ये बाध्य बना दिया। फिर संविधान में निम्न प्रावधानों में परिवर्तन सामान्य बहुमत से किया जाता है। अब ऐसे कौन कौन से हैं जिसे हम सामान्य बहुमत से विधेयक पारित करते हैं? तो किसी बाहरी प्रदेश को भारत में राज्य क्षेत्र में मिलाना, नए राज्यों का गठन करना, राज्य की सीमा में परिवर्तन, राज्य के नाम उसकी भाषा के नाम परिवर्तन, किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना, ये सब आपके किससे होगा? साधारण बहुमत से। भारत के संविधान में निम्न प्रावधानों में परिवर्तन करने के लिए विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों का समर्थन चाहिए। मतलब आपको 2/3 के साथ आधे राज्यों का भी समर्थन जरूरी है। तो देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में परिवर्तन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में परिवर्तन करना, केंद्र व राज्य की कार्यपालिक शक्तियों में परिवर्तन, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट, एससी यानी हाई कोर्ट में शक्तियों में परिवर्तन करना, अनुसूची 7 में परिवर्तन करना हो और स्वयं अनुच्छेद 368 में परिवर्तन करना हो। तो ये सब भी जो भी परिवर्तन करने के लिए बिल अगर संसद में लाए जाएंगे तो संसद में पास होंगे, फिर आपके राज्यसभा में पास होंगे, नहीं पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में और फिर राष्ट्रपति के बाद। इसके बाद ये आधे राज्यों की भी सहमति इसमें जरूरी है। आधे राज्य जब इनको बिल को पास करेंगे तो वो आपने बहुमत से ही पास कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी वर्तमान में जीएसटी आपने देखा है, जीएसटी को 17 राज्यों ने पास किया है, बिल को 17 राज्यों ने पास किया है। फिर आपके एक लास्ट लाइन कि संविधान संशोधन जिस सदन में रखा जाए उस सदन में 2/3 उपस्थिति होनी अनिवार्य है। उस संशोधन में पारित करने के लिए सदन में उपस्थित 2/3 बहुमत से पारित करें। 2/3 का मतलब Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.